लेक्चर। हाँ जी, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, कौन सा टॉपिक किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था एट एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू, हाँ जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैं आपको याद कराते हुए चलूं, तो मान लीजिए हमने दो आपके चार्जेस माने थे। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। यहां से लेके यहां तक आपका जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था बच्चों? 2a। अगर आपको याद हो, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं और वो कुछ डिस्टेंस से बटे हुए रहते हैं, और उस डाइपोल, उस लेंथ को हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है सभी को? फिर हमने बोला था कि ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है और यहां से यहां तक एक कोई पॉइंट पी है जो कि सेंटर से कितनी दूर है? सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो ये भी ए हो गया, ये भी हो गया। माइनस जो क्यू है वो पी पॉइंट से कितनी दूर हो गया? दैट विल बी आर प्लस ए। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पी से कितनी दूर हो गया? दैट विल बी आर माइनस ए। आपको याद होगा लास्ट टाइम। इस डायरेक्शन को, ये वाला जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों वो ज्यादा था, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कम था। इसका कारण क्या था? कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका पास है और जो नेगेटिव चार्ज है वो दूर है, जिस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने क्वेश्चन क्या निकाला था? ई वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस वेक्टर और प्लस ई माइनस वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये तो सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो मैंने आपको बोला था कि जो नेचर है ना चार्ज का, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अपने आप आंसर दे देगा इसका। जैसे अगर मैं इसके लिए लिखूं बोली, अगर आपको याद हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा? ये वाला डिस्टेंस रहेगा, तो आपने लिखा था 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर। सभी सहमत थे? और इसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्शन लगाई थी पी कैप। याद है सभी को? हाँ जी, डायरेक्शन कौन सी लगाई थी? ये पी कैप। बोलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस क्यों आया था शिवांशु? ये माइनस आया था ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, या ये कहें कि जो क्यू चार्ज है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से माइनस साइन आया था। और 1/r आर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे पी कैप। अब कॉमन क्या क्या लिया था हमने? 1/4πε0 क्यू हमने कॉमन ले लिया था, अंदर क्या रह गया था? 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और बाहर क्या ले लिया था हमने? पी कैप। ठीक है जी। उसके बाद हमने q/4πε0 बोली, इसका एलसीएम लिया था। एलसीएम लेके क्या आ गया था? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास देखा, मैंने लास्ट टाइम ये करा दिया था टॉपिक, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे आया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2ar। तो अगर आप ध्यान दें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4a 2ar और 2ar ऐड करके आपका बन जाएगा 4ar। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू q/4πε0। हाँ जी, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी है। अब अगर आपको पता हो, मैंने उस दिन बताया था कि जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्यूब इंटू 2a होती है। 2a पे वेक्टर होता है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो जो आपका मैग्नीट्यूड आता है दैट इज क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ ए। फिर मैंने आपको बोला था इस 2 को बड़े ही हम रीअरेंज करके तरीके से कैसे लिखेंगे? q/4πε0। यहाँ पे मैं 2a लिख दूंगा, और जो 2r है मैं अलग से लिखूंगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू पी कैप। इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे q इंटू 2a क्या आ जाएगा? देखो, दैट इज डाइपोल मूवमेंट है ना p। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू, ये इसको मैं 1/4πε0 को k लिख लूं, तो ये आ जाएगा आपके पास k p 2r p कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो जो ये एक्सियल पॉइंट के लिए
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, रिजल्ट है ना, ये आपका एक्सियल पॉइंट के लिए रिजल्ट है। अगर मैं बोलूं कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर आपका डाइपोल छोटा है या ऑब्जर्वेशन आपका पॉइंट बहुत दूर है डाइपोल से, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो आर है वो बहुत ही बड़ा रहेगा ए। मैं फिर से इस चीज को एज्यूम करवाता हूं, जैसे मान लो ये डाइपोल है आपके पास, ये माइनस ये प्लस, और जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो डाइपोल लेंथ से बहुत बड़ा है, जिस वजह से हम ए को आर के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस केस में जो आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर। और इसको जैसे ही पुट करेंगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी हाँ जी, जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2kp 2kp यहाँ पे 2kp 2kp r डिवाइडेड बाय, हाँ जी, r स्क्वायर की पावर 4 p कैप, यहाँ एक r से r कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर रह जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब p कैप। तो ये जो रिजल्ट है ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है और एक्सियल पॉइंट के लिए है, जब हम ये कहें कि जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द डाइपोल। बोलो यहां तक क्लैरिटी, हाँ जी कोई दिक्कत। अच्छा एक और चीज है रमांश, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, जबकि आपके पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हाँ जी रिलेशन था डिस्टेंस के साथ वो क्या था, आर स्क्वायर। इसका मतलब डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो पॉइंट पास है तब तो आराम से वेरी करता है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे आपका डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी तेजी से गिरता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो उतनी तेजी से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जितना आप डाइपोल से दूर जाते रहेंगे। हाँ जी बोलो ठीक है यहां तक। तो ये था आपका एक्सियल पॉइंट, ये आपने लास्ट टाइम कर लिया था डिस्कस। अब हम करेंगे नेक्स्ट, लिखे टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है वो मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं। लिखिए जरा, पहले पहले समझा दूं या पहले लिखवा दूं? लिखवा दो पहले, समझा दूं, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे नहीं ठीक है, ये जो बात पहले है वो पहले है, तो जगह छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो रमज इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन हुई ये, और ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल ओ। अब मान लीजिए इन दोनों की जो लेंथ है, डाइपोल लेंथ है वो 2a है, तो ये कितना हो गया a या a के a। जो आपकी लाइन है ना, अगर मैं गुरसिमरन इसी लाइन पे इस तरफ चली जाऊं या इसी लाइन पे मैं इस तरफ चले जाऊं, ये लाइन होती है एक्सियल, मतलब उसी लाइन पे आगे पीछे की तरफ जाना, ये सारे पॉइंट्स आपके एक्सियल हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इस ये जो आपके पास डाइपोल है इसके बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऊपर और नीचे, इस पूरी लाइन पे जहां मर्जी पॉइंट ले लूं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, डाइपोल से 90 डिग्री पे लाइन लगा दूं और उस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट एज्यूम कर लूं, वो कौन सा पॉइंट होएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं। कोर्स बराबर लगेगा उसको? सर बराबर नहीं, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ढूंढ रहा हूं मैं, मतलब 90 डिग्री को क्रॉस करते हुए डाइपोल को, और ऊपर नीचे जहां पे भी मैं एक पॉइंट ढूंढूं, ये वाले सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट आ गया आपका P, ठीक है, बाकी मैं रब कर देता हूँ। सिद्धार्थ समझ आया एक्सियल क्या है, एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, समझ आया बोलिए। परपेंडिकुलर जो रहेगा दैट विल बी इक्वेटोरियल, ये वाला पॉइंट है कि जो 90 डिग्री पे होएगा आपका। तो मैं थोड़ा बना देता हूँ। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई पॉइंट चार्ज ही क्या करेगा, फील करेगा, वैसे बोलते हैं हम पॉइंट है एट दैट पॉइंट। अब अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, रिपेल।
ऐसे ही ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेडली बना लेता हूं ताकि मेरे लिए ये आसानी हो जाए। तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, बोल ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या रहेगा रमाश, आपके पास E प्लस वेक्टर, और इस तरफ का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये रहेगा E माइनस वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ऐसा रहा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहा वो कुछ ऐसे रहा, बोलो कोई दिक्कत किसी को है ना। तो ये मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों को कैसे आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखिएगा ये एंगल दे हुआ कितना है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होएगा, कैसे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत। इसका उज्जवल इस तरफ का कंपोनेंट क्या है, जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इसका इस तरफ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई प्लस, हाँ जी कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा, और अमांश इसका भी कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई माइनस कॉस थीटा। तो ये प्लस ई माइनस कॉस थीटा, आधा क्वेश्चन कर लिया आपने। अच्छा एक और चीज देखो, ये जो बेटा दोनों का सम करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये उल्टी डायरेक्शन में नहीं आ रहा। बोल है? जो आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरह होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कैसे जा रहा है। तो इसका मतलब अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस साइन लग जाएगा। क्यों, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाएं जरा। और सिमरन समझ आ गई कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर अमाश ये है, और जो आपका दोनों का सम करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ जा रहा है, जिस वजह से ये क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिवली है। एक्सियल पॉइंट पहले, इक्वेटोरियल पॉइंट समझ आया। बीच में से डाइपोल के सेंटर में से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन लगा दें तो उस परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लें, दैट पॉइंट विल बी इक्वेटोरियल पॉइंट। लिखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ जी सानवी समझ आया बेटा ये, यस सर। नोट पे दिख तो रहा है बेटा ये पॉइंट बता रहा है किसके किसके परपेंडिकुलर टू डाइपोल लेंथ। हाँ जी लिखिए कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ charges minus q and plus q, consist of charges minus q and plus q separated by a distance 2a in vacuum. Consist of charges minus q and plus q separated by a distance 2a in vacuum. Let p be a point. Let p be a point on the equatorial line. और ये डिस्टेंस r पे है। सिमिलर सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस क्या है r, सेंटर O से लेके P पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है r। Let P be a point on equatorial line of the dipole at a distance r from it. At a distance r from it. क्या यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी कोई बताइए, नहीं। ओके अब अगर मैं शिवांशु इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, किसी को कोई दिक्कत है ना। A B सेंटर में O है आपके पास, ये तो लगा रखा है वैसे, सेंटर में आपके पास O है, जहां पे सेंटर में O है आपके पास यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूं कि लिखे नाउ
देखिए हाँ जी, नाउ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड रामांश पॉजिटिव की वजह से बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लस वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, हाँ जी कहां पे, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना, क्या आएगा बोलो, दैट इज E प्लस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये डिस्टेंस को क्या लिखूं, BP स्क्वायर लिखूं, तो दैट विल बी BP स्क्वायर, है ना। और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, अलोंग किस तरफ से किस तरफ, अलोंग BP, B से P की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है जी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फील्ड लिखना है बच्चों, मैंने फील्ड नहीं लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज विल बी, क्या आएगा, E माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, Q डिवाइडेड बाय, हाँ जी, Q डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर अलोंग, ना अब बताइए अलोंग PA, P से A की तरफ। अब बोलेंगे सर माइनस साइन लगाया, मैंने डायरेक्शन लगा दी, क्योंकि नेगेटिव साइन से हमें ये पता चलता है कि अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रखी है, बोलो ज्यादा क्लैरिटी, लिखिए शाबाश, ठीक है फटाफट। हाँ जी, अब अगर मैं बोलूं कि बुलिंग इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, नाउ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब साइन से, साइन के अलावा और डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ जी, E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर दोनों आपस में इक्वल है, कैसे है इक्वल, अभी बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर ये A है, ये R है, तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सभी समान है। ऐसे ही ये A है, ये R है, तो कुर्ली में ये भी क्या आएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोई असहमत हो तो बोलिए, देखिए ठीक है, पाइथागोरस लगा के हमने रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर, दैट इज E प्लस इज इक्वल टू E माइनस, और वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय रोमांच क्या आ जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लिखिए शाबाश, है ना। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, उज्जवल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जो E प्लस का इस तरफ का कंपोनेंट कॉज है, तो बेटा एक 90 डिग्री ऊपर की तरफ तो रहेगा, तो E, हाँ जी, प्लस साइन थीटा। ऐसे ही ये जो नेगेटिव वाला है शिवांश, इसका भी नीचे की तरफ का रहेगा, दिस विल बी E माइनस साइन थीटा। अभी इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो लिखिए द कंपोनेंट्स ऑफ E प्लस, द कंपोनेंट्स ऑफ E वेक्टर, E प्लस वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर, ऐसे लिखे जा, ये भी मत लिखे, ऐसे लिखे, द साइन कंपोनेंट्स ऑफ E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर विल बी कैंसल्ड आउट, है ना। द साइन कंपोनेंट्स ऑफ E plus vector and E minus vector will be cancelled out, and cos components will be added, and cos components will be added to give net electric field, and cos components will be added to give sine components of E plus vector and E minus vector will be cancelled out, and cos components will be added to give net electric field. साइन ऐड हो जाएंगे और cos, सॉरी साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और cos ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास E नेट क्या बचेगा, E नेट इज इक्वल टू, बताइए, E
E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। कितने लोग सहमत हैं? अब ध्यान दीजिएगा, सुनिए, इधर ही मैं कुछ कर रहा हूं और उसको देखिएगा। ये E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव साइन, और ये आ गया पी कैप, और यहाँ पे आ गया वेक्टर। ई नेट जो बचेगा दैट विल बी ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड करके बनेगा ये ई नेट है। और माइनस साइन क्यों बताया? क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट से उल्टी डायरेक्शन में। सर पी डायरेक्शन जा रहे हैं बेटा पी इस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव, हाँ उससे उल्टा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया आगे मैंने। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या आ जाएगा? ई वेक्टर में नेट चाहे हटा दो, नेट हटा दो, अगर आपका मन नहीं है नेट लिखने का तो एज इट इज इसको लिख लो, ई वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये दोनों बराबर है ई माइनस ई प्लस, तो क्या आ जाएगा? माइनस ट्वाइस ऑफ ई प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी का, और ई वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी गुरसिमरन बेटा, ई की वैल्यू, ई प्लस की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा पी कैप। ऑल्सो जो कॉस थीटा है, कोई इस ट्रायंगल से बता देगा कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिव्या बेस ये है, ये ट्रायंगल दिख रही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस cos थीटा की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, और जरा लिखिए, फिर मैं अगली स्टेप में पुट कर रहा हूं। लिखिए जरा, शाबाश। वो सेट वैल्यू पुट कर रहा है ऐसे ही देख नहीं कर रहा है, वो देखने लगे मैं तो देख रहा था कि सारी पॉलिटिक्स तुम्हारी शॉप रिकॉर्डिंग भाई आजकल वो ठीक नहीं है। आज कल या आज हाँ भाई कसम से मैं ऐसे करता ये तेरा सहरा वाला है पापा लोग ऐसा बनेगा और भी नहीं छाप मैंने ये इसे लगा ले यस सर, बच्चों चले आगे। हाँ जी कुछ ऐसा ही है। हाँ जी सानवी ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया? प्रगुन? Yes, sir. प्रगुन? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ तक, ठीक है? कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए प्लीज। ओके सर एक सेकंड बस वो ये एग्जांपल वाला लिखना क्या लिखना जरूरी है सर जो आपने काटा हुआ है नीचे? हाँ ये लिखना जरूरी है, इसके बाद यहाँ तक cos थीटा की वैल्यू पुट करके और आंसर बताओ क्या आएगा। भाई कोई ना
भाई मैं भूल गया कहाँ से करने का मेरा डिवाइड तो लगा दे। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान दीजिए। हाँ जी, अब अगर आपने रिजल्ट देखा हो तो शिवांशु अपने पास रिजल्ट है ई वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, -1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू अगर आपने लिखी हो पीछे तो क्या है बेटा, वो a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर, हाँ जी 1/2। बोलो ठीक। यहाँ पे डबल भी है, शायद ट्वाइस भी है, ये लिखा हुआ है ऊपर, ट्वाइस ऑफ cos थीटा p कैप। अगर आप ध्यान दें तो e वेक्टर आ जाएगा, e वेक्टर ये पावर 1 है, ये आधी है, तो 1 और आधा ऐड करके 3/2 बनता है, 3/2। तो इसकी जगह आप लिख लो a 1/4πε और माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा q into 2 मैंने a के साथ लिख दिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 into p कैप। देखो चेक करो जरा, ये पावर 1 है, ये पावर आधी है, ऐड करके 3/2, और यहाँ पे जो 2 है ऊपर में इसे अच्छे से लिख देता हूँ। जो आपके पास 2 है यहाँ पे मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। 2 को मैंने किसके साथ लिख दिया, 2 को मैंने a के साथ लिख दिया, तो q into 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इतनी सी बात चीज आपको समझ आती होगी तो ये क्या है आपके पास, डाइपोल मोमेंट माइनस के पी पी कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दोबारा इफ, हाँ जी, डाइपोल इज शॉर्ट, अगर आपका डाइपोल क्या है, शॉर्ट है, देन उस केस में क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू आर, तो दिस विल बी ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी p कैप डिवाइडेड बाय, हाँ जी, r स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर जो है स्क्वायर से आधी वाली कट गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रोमांच, हमारे पास रिजल्ट दैट विल बी e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी कैप डिवाइडेड बाय r की पावर 3। बोलो यहाँ तक क्लैरिटी। ये रिजल्ट आपका किसके लिए आया है, ये रिजल्ट आपका इक्वेटोरियल के लिए आया है, तो EQ लिख लो इसके लिए। अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन करके देखूं इसको, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो क्या आया, E इज इक्वल टू के पी कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये एक्सियल का, ये इक्वेटोरियल का रिजल्ट आया, और जो एक्सियल का रिजल्ट आया था वो क्या आया था, दैट इज इक्वल टू 2 कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। चेक करिए जरा, दोनों का रेशो करिए, दोनों का रेशो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल बटे ई एक्सियल दैट इज इक्वल टू 1/2। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ई एक्सियल आपका रहता है दैट इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो मतलब ताकतवर कहां पे है, ज्यादा एक्सियल पॉइंट पे ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू, डबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डबल है आपकी, कहां से, इक्वेटोरियल पॉइंट से, कहां पे, एक्सियल पे। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केसेस में, डाइपोल के केस में याद रखें, याद रखने वाली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। अगर आप चार्ज के लिए निकालें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास कूलम्बिक फोर्स भी रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक और चीज जो आपको टेस्ट से पहले पता नहीं थी बट मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास ये है ना परमिटिविटी की वैल्यू उन्होंने बोली है, दोनों पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करती है। 4πε0 में सिस्टम्स अगर यूनिट्स कोई और रख ले देन वैल्यू कुछ और बन जाएगी। ठीक है, तो ये नई जानकारी है, टेस्ट के साथ आपको पता चलती रहेगी। हाँ, टेस्ट मैंने नहीं बनाया, ये भी बता देते। तो चलिए अगली बार, ये ठीक है, यहाँ तक लिखे शाबाश। रमाश ठीक है यहाँ तक? यस ओके। अच्छा, एक और मुझे ना चीज पूछनी है, मुझे चीज ये पूछनी है कि रिजल्ट चार है अपने पास। एक तो आपके पास ये रिजल्ट है ए एक्सियल का दैट इज इक्वल टू 2 कैप बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, और एक एक्सियल का ही मेरे पास ये भी रिजल्ट है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 कैप डिवाइडेड बाय r क्यूब।
अब ना मैं ना यहाँ पे शिवांशु इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मैं लगाऊं कौन सा। तो हाँ, दोनों यूज कब होंगे, मुझे ये दिक्कत है दिव्या। तो दिक्कत का समाधान ये है कि अगर तो ये डिस्टेंस जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का डिस्टेंस बराबर सा लगे देखने में, देन ये लगाना है। और अगर ये बहुत, जैसे एग्जांपल के तौर पे डाइपोल आपका 1 सेंटीमीटर का है और आपको पूछा 50 सेंटीमीटर पे है, तो आर आपका बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे इक्वेटोरियल के लिए कौन से रिजल्ट आए, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस ए पी पी कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूं, वैसे तो लिखा मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, बट माइनस साइन ये आपको याद दिलाता रहेगा कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये 4 रिजल्ट जो हैं वो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं और क्वेश्चन आराम से आ भी जाता है। तो लिखिए क्वेश्चन, देखिए टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। डाइपोल भी कैसे पहचानना है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे नहीं वो कई बार डाइपोल। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम are placed 5 millimeter apart, two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axial of dipole, at point P on an axial of a dipole 15 centimeter away from its center. 15 centimeter away from its center. On the side of positive charge, पॉजिटिव साइड चार्ज की तरफ डी पार्ट लिखे। हाँ जी, कहां तक लिखा, पॉजिटिव चार्ज डी पार्ट लिखे 15 सेंटीमीटर अवे, 15 सेंटीमीटर अवे from O on line passing through O normal to the axis of dipole, passing through O normal to the axis of dipole। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गए, दोनों में ही 15-15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। डाइपोल की लेंथ 5 मिलीमीटर दे रखी है, तो मिलीमीटर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर। तो कट गया तो क्यूब वाला लगेगा, बताइए, शाबाश, कर दीजिए दोनों। वैल्यू आपके सामने है, लगाइए और करिए जरा सॉल्व। हाँ जी, समझ आ गया प्रभु क्वेश्चन? सानवी, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, क्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम आपको यही चाहिए, तो 10 × 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा अपने को क्या दे रखा है, अपने को डाइपोल लेंथ दे रखी है 2a कितना दे रखा है 5 mm, और अगर आप डिस्टेंस देख लें तो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 15 सेंटीमीटर हमारा किसकी जगह 2a से बहुत बड़ा है, जिस वजह से हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, एक तो ये यूज करेंगे और एक ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। पता चला क्यों, 5 mm बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 15 सेंटीमीटर से, ये समझते हैं, है ना। तो ये वाला केस लगेगा, पहले r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो 15 × 10 की पावर -2 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें पता है डाइपोल मूवमेंट का यूज होता है फॉर्मूले में, तो क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, q × 2a। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 की पावर -5 इंटू, इसकी वैल्यू कैसे लिख सकता हूं मैं, दैट इज 5 × 10 की पावर -3 मीटर। तो दैट इज 5 × 10 की पावर -3। ये आपका डाइपोल मूवमेंट का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहता है, चार्ज और लेंथ का, दैट इज कूलम मीटर। तो दैट विल बी 5 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, कूलम के लिए बड़ा क्यों, बड़ा सी यूज करिएगा ताकि कूलम दिखे, वो सेंटीमीटर नहीं लिखना। क्या लिखना है, कूलम, हाँ जी, मीटर, बोलो ठीक है यहाँ तक। अब हमें पता है कि जो एक्सियल पॉइंट है
एक्सियल पॉइंट के लिए आपका रिजल्ट क्या होता है, K2 KP डिवाइडेड बाय R³ डायरेक्शन तो आपने नहीं निकाली, वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं है। हाँ जी, तो याद आएगा 2 × 9 × 10 की पावर 9 × 5 × 10 की पावर -8 बटे R³ कितना है, हाँ जी 15 × 15 × 15 और 10 की पावर इसकी पावर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, तो 10 की पावर -6 इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका जो आंसर आ जाएगा एक्सियल पॉइंट के लिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली, हाँ जी 2.66 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपके एक्सियल पॉइंट के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम किसके लिए निकालेंगे, इक्वेटोरियल के लिए। बहुत आसान है निकालना, देखो एक्सियल के लिए आ गया इक्वेटोरियल इससे आधा होता है, 2 से डिवाइड कर दो। 2.5 हाँ जी 5 का 2.5 होता है ना, 5 का ना, आप लोग रात होएगा इसका। अरे इस टर्म का आधा करते हैं यार, ये देखो ना सर आंसर आएगा 1.33 1.33 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा। एक और लिखिए क्वेश्चन, लिखिए शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ऐसे नहीं करनी सर, ये सर डायरेक्ट तो सॉल्व हो जाएगी ना, कोई बात नहीं। 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग 2 identical electric dipoles are placed along the diagonals of a square ABCD. 2 identical electric dipoles are placed along diagonals of square ABCD of side √2 meter. Of side √2 meter. Of side √2 meter. As shown in figure. As shown in figure. Figure अभी बना दूंगा मैं। Obtain the magnitude and direction of net electric field. Obtain the magnitude and direction of net electric field at the center. Obtain the magnitude and direction of net electric field at the center of the square. हाँ जी, फिगर बना रहा हूं, देखिए ये आपके पास स्क्वायर है, देखिए ठीक है। यहाँ पे एक -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है। कंफर्म कर लेने, बिल्कुल सही है। नहीं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ठीक है। तो आपके पास ये 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ पे -q चार्ज है। ऐसे दूसरी इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी ऐसे है, यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ पे -q चार्ज है, -q चार्ज है। आपने सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और जो साइड है वो साइड कितना दे रखा है आपके पास बच्चों, देखिए स्क्वायर एबीसी ऑफ साइड √2 मीटर, इसकी जो साइड है ये √2 मीटर दे रखी है, ठीक है। कितनी? √2 मीटर। तो इसके सेंटर पे आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है। जी एक सवाल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन कितनी बड़ी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे 2 चार्जेस होते हैं। एक सिंगल चार्ज की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ना तो आपके पास ऐसा बनेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे।
वो कहते हैं कि आपके जो चार्जेस हैं वो सिंगली हो ही नहीं सकते, मतलब आपके पास ऐसे सिस्टम भी तो आएंगे जहां पे एक से ज्यादा चार्जेस हो। जो आपके पास डाइपोल है वो आपका सबसे मतलब सिंपल एग्जांपल है कोई मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होएगा वो डाइपोल के जरिए बता सकते हैं। ठीक है, अकेले चार्ज का तो ऐसा होएगा आपके पास चारों पोल सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जो जहां पे दो चार्जेस होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज भी वहां पे है, नेगेटिव चार्ज भी वहां पे, इन दोनों के रिजल्ट से कैसा फील्ड बनता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो वो भी सिचुएशनल बेस्ड है कि अगर उसी की लाइन में रख दिया तो कैसा हुआ, या उससे 90 डिग्री पे रख दिया तो कैसा हुआ। बीच वाला केस भी है, ठीक है, बीच वाला केस भी कराऊंगा। मेन जो आपके सिलेबस में ये दो है, बीच वाले केस में आपका एंगल डिपेंडेंसी भी आता है कि आप कहां ढूंढ रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ जैसे ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है ना, तो मैंने ये सेंटर से ना ये वाला पॉइंट चुना, देखो ना ही ये इक्वेटोरियल है ना ही ये एक्सियल है, बीच में गई है। तो उस केस में आपकी एंगल की डिपेंडेंसी भी देखी जा सकती है, समझिए। तो कोई बात नहीं, जब ये आपका आएगा आपको एक स्पेशल केस भी करवाऊंगा, फिलहाल ये लिखिए। तो जो आपका फिगर है, फिगर के लिए अगर आप ध्यान दें तो कैसे बनाएंगे बताइए। पहले तो मुझे ये बताइए कि डाइपोल की लेंथ कितनी आएगी, ये भी कितनी है √2, ये कितना आएगा बोलो। तो इसका फिर रूट में जाएगा तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, दैट इज √2 का स्क्वायर 2 मीटर आ गया। ऐसे ये भी 2 मीटर आ जाएगा। इसके लिए सॉल्व करके बताइए। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉइंट है ये वाला, ठीक है सर। यहाँ पे एक पॉइंट है। अब अगर आप ध्यान दें, जैसे सेंट्रल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, वैसे तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा बोलो, कैसे। हाँ जी, अब जैसे मान लो मैं इस पॉइंट के लिए ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और नेगेटिव की वजह से भी किस तरफ आएगा, इस तरफ। ऐसे ही दूसरे में अगर आप ध्यान देंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो आपके पास दो बन गए ऐसे, इन दो को ऐड करके इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे निकालिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये करके लाएंगे आप। अब मुझे ये जानना है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बनता है, बना ही दिया मैंने 90 डिग्री। तो एंड में आपने दोनों, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों का जो रिजल्ट आ जाएगा उस पे 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के पाइथागोरस से आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना। क्लैरिटी बोलो ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लो वेपर प्रेशर ऑफ, पहले वेपर प्रेशर डाल लो सिर्फ, VAPOUR वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर vapor pressure of a liquid slash solution is the pressure exerted by vapors in equilibrium, exerted by vapors in equilibrium with the liquid. Sir, exerted by vapor pressure of a liquid slash solution exerted by vapor slash solution is exerted by vapor pressure of a solution or सर थोड़ा liquid फास्ट बोलो सर, बहुत स्लो हो गया। is the pressure exerted by, is the pressure exerted by, is the pressure exerted by the vapors in equilibrium with, vapors in equilibrium with, एक बात हो, अब नहीं होगा, equilibrium with the liquid या solution at a particular temperature, liquid या solution at particular temperature। उत्तर वेपर प्रेशर क्या है,
आपने कुकर में क्या कर लिया, पानी ले लिया, assume it as a कुकर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, हीट सप्लाई करते रहना है, ऑब्वियसली कुकर में ऑब्वियसली करेंगे हम लोग, हीट सप्लाई करेंगे। आपको पता है लिक्विड से क्या स्टेट चेंज होने वाली है, गैस। तो गैस, या फिर मैं ये बोल दूं वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं आपके कुकर के ढक्कन के ऊपर, मगर वो वाला वेपर प्रेशर नहीं, जब वो सेम प्रेशर जो है लिक्विड भी एक्सर्ट करे वापस से उस गैस के ऊपर या उस वेपर के ऊपर। बात वही आ गई अल्टीमेटली कि गैस के जो वेपर्स हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस लिड के ऊपर, और ये क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए विद लिक्विड या फिर सॉल्यूशन। फिर आपने हीट कर दिया एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है, तो गैस बनेगी इसकी, पानी बॉईल हो रहा है, पानी का जो धुआं होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रेशर एग्जिस्ट कर, अगर तो वो ढक्कन खुला हुआ है तो पानी उड़ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसका लिड लगा दूं, ढक्कन लगा दूं मैं उसका, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगा सरफेस के ऊपर उसके, और ये वाला एट दैट पॉइंट जब ये जो आपके वेपर्स हैं ये भी लिक्विड पे उतना ही प्रेशर लगाएं, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये कब होएगी, जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बाहर वाला। हाँ, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट आप लोग लिखोगे नेचर ऑफ लिक्विड, आप मेरे को खुद बताओ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। आपने उस मॉलिक्यूल को क्या करना है, तोड़ना है। अगर उस पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उन इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस उसमें कम होंगी तो वो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा आपके सॉलिड सरफेस के ऊपर। कोई चीज तोड़नी है आपने, ऑब्वियसली टूटने के बाद ही उसने क्या लगाना है, प्रेशर लगाना है, तो जितनी कम उसमें फोर्स होगी वो जल्दी टूट जाएगी और वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। सेकंड पॉइंट ये लिख लेना इसके बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। आप मेरे को ये बताओगे इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होने वाला है? सर अल्कोहल का होगा सर। अल्कोहल में इंटरेक्शंस कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी इसमें क्या होगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी। जिसकी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा। भाई देख तो लो, सॉरी सर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने देखा है ईथर उड़ता है, कभी आपने लैब में लिया हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी तो वो जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, ओके सर। पानी और पेट्रोल में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? नहीं, पेट्रोल का होगा, जल्दी उड़ेगा। कम टेम्परेचर पे ही उड़ जाएगा वो, ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है, इसका डाइथाइल ईथर हैज अ ओके सर। हाई वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल। सेकंड जो पॉइंट आपने लिखना है वो लिखना है टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। सीधी सी बात है यार, जितनी गर्मी बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा जल्दी एक्सपैंड करेगी, ज्यादा प्रेशर लगाएगी, फट जाएगा। फटने की बात ही, फट क्यों, फाड़ने में क्यों तुले हुए हो? कुकर है ना सर, दिमाग कुकर की बात ही नहीं है। हीट सप्लाई करोगे आप, कंटिन्यूस सप्लाई है हीट की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी भी चीज पे एक्सर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स बढ़ जाएगी और वो क्या करेगा, मतलब प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ा देगा। ठीक है, बोलो। यस सर।
टेम्परेचर वैसे तो ये चीज आती नहीं है। ठीक है। सर ये क्या है सर? क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन। है सिलेबस में? एक बार के लिए लिख लो एक बार। ठीक है सर। Cl AuSiUS क्लेपिरोन इक्वेशन। Ye शायद ये आपकी नोटबुक्स में ही रह जाएगी, सिर्फ कभी काम नहीं आएगी, मगर कंपटीशन वाइज ये काम आएगी। ठीक है। ओके सर। P2 is the final pressure, P1 is the initial Initial. pressure, T1 is the initial temperature, T2 is the final temperature, R is the gas constant, delta H is vaporization. Enthalpy of vaporization. ठीक है। रैंडमनेस होती है, एंट्रोपी होती है। सर एक बार अब- थेरेपी याद दिलाना क्या होता है? At a constant pressure, एनर्जी जो आप कैलकुलेट करते हो वो at a constant pressure is called ओके सर, याद आ गया। एंथैल्पी रैंडमनेस होती है। ये बोला था अभी। एंट्रोपी होती है भाई, इतना नहीं पता हमें था। बोला था, हमें बोला, पता नहीं किसने बोला। ये बोला अच्छा चलो ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। भाई अगर कोई लिक्विड लिया था आपने, उसके अंदर आपने दूसरा लिक्विड डाल दिया है, ठीक है, तो अब लिक्विड जो आपने लिक्विड डाला है, अगर वो कंपोनेंट, जो लिक्विड कंपोनेंट आपने डाला है वो वॉलेटाइल है। क्या है? वॉलेटाइल मतलब वो खुद उड़ सकता है। ठीक है। वॉलेटाइल अगर आपने डाला है तो ऑब्वियसली अगर आप हीट करोगे तो उसका वेपर प्रेशर जो ओरिजिनल था उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। मान लो कोई एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, कोई ऐसा लिक्विड मिक्स कर दिया, दूसरा कंपोनेंट आपने मिक्स कर दिया जो क्या है? वॉलेटाइल है। इसको तो आप हीट करके उड़ा लेते थे, उड़ तो रहा ही था ये, और तुमने बाद में एक और ऐसा लिक्विड डाला जो अपने आप भी उड़ सकता है, यानी कि वो क्या है? वॉलेटाइल है। तो भाई सीधी सी बात है ना, ढक्कन पे पहले मान लो 10 मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, अब उसी हीट में ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर आप वॉलेटाइल कंपोनेंट ऐड करते हो अपने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। तभी मैंने आपको नेचर ऑफ लिखवाया था, सॉल्वेंट लिखवाया था, जो फर्स्ट आपने लिखा है लिक्विड। इस चीज को बताने के लिए कौन आया? applicable on liquid solution. Applicable on liquid solution. In a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature, vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in solution. Mole fraction of that component in solution. The vapor pressure of a component in solution. Yes sir. Multiplied by the vapor pressure of component
multiplied by the vapor pressure of component in pure state. In a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature in solution, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in solution, mole fraction of that component in solution multiplied by the vapor pressure of that component multiplied by the vapor pressure of that component in pure state. In pure state. भाई वेपर प्रेशर आखिर क्या होता है? मान लो कंपोनेंट 1 है और 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है, 2 लिक्विड डाले हैं आपने, उसका हमें क्या फाइंड करना है? वेपर प्रेशर फाइंड करना है। इंग्लिश जो लिखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देख लो, कहता है उसकी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन is multiplied by the vapor pressure, यानी कि उसका प्रेशर in pure state, प्योर स्टेट के लिए P1 नोट लगा दिया। जब भी मैं क्या करूंगा, नोट लगाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, ये चीज प्योर के लिए और ये चीज क्या हो जाएगी, पार्शियल के लिए। भाई ये एक सोल्यूशन है, उसके अंदर अगर 2 कंपोनेंट्स हैं, सुन लो मेरी बात, अगर एक सोल्यूशन है उसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हर एक कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगी, ठीक है। मान लो दिव्या यहाँ पे थोड़ा स्पेस कवर कर रही है, ठीक है, तो यहीं अगर मैं उज्जवल की बात करूं वो ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, तो कहने का मतलब उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका कंट्रीब्यूशन कम है। तो मैं अलग अलग कंपोनेंट्स के कंट्रीब्यूशंस को चेक करूंगा और उसके बाद उसका क्या निकालूंगा, वेपर प्रेशर निकालूंगा। वेपर प्रेशर क्या है, आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एट दैट पर्टिकुलर स्पेस, आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एट दैट पर्टिकुलर स्पेस। रमान आज की क्लास का मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, मैं सच्ची जा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। आप क्यों भेजने में लगे हो उसे? सर मैं इसकी बात थोड़ी कर रहा था अगले, मैं तो किसी और की शिवांशु जी इसको भेज दें। नहीं सर, सर मेरे बिना क्लास कैसे अच्छी लगती? मैं बताऊं? नहीं सर, रहने दो। चलो यार प्लीज। ओके सर। 2 कंपोनेंट का मैंने सॉल्यूशन लिया है, जितने भी कंपोनेंट्स आप, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं इस रूम के अंदर 20 गैसेस को इंसर्ट करता हूं उसमें, ठीक है, 20 गैसेस आपने रख रखी हैं, हर एक गैस का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो मैंने एक पहली गैस का कंट्रीब्यूशन निकाला, कुछ नहीं, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू में वो जो ओरिजिनल प्रेशर अप्लाई कर, दैट इज इट, बस। अब ऐसे ही मैं मान लो P2 करता हूं, तो आप मेरे को फॉर्मूला बनवाना P2 का, x2 into P02, P0 is for प्योर। और मान लो मैंने 2 ही कंपोनेंट का सॉल्यूशन लिया है, किसका, 2 ही कंपोनेंट का, तो मेरे को टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। गुरनूर मेरे को बताना टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 plus P2। हाँ गुरनूर बताओ कौन से वाला, ये वाला या ये वाला? P1 प्लस P2, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, बोलो। PS is equal to P1 plus P2, P0 1 dot x1 plus P0 2 dot, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आप लोगों को, बोलो, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं आपसे ये बात करूं, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता था दिव्या? यार सारे उल्टा जवाब दे रहे हो यार, पूछ किससे रहा हूं, आंसर कौन दे रहा है?
ठीक है, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यहां से x1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, 1 माइनस x2। पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू ऑफ x1 इन दिस इक्वेशन एंड लेट मी नो क्या आपका आंसर आता है। जल्दी करो। यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। बोलो, यही है आपका क्या? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ यही बोलता है, कहता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट के सम के पार्शियल प्रेशर के बराबर। पार्शियल प्रेशर को आपने लिखा P01.x1 प्लस P02.x2। हो गया सर? स्टेट वाइज में स्टेट ही बोला। जब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, अकेला पानी, बिल्कुल अकेला पानी, उसमें कोई आयन नहीं, कोई इम्प्योरिटी किसी भी तरह की, यानी कि पानी के अंदर एक ड्रॉप भी किसी चीज की एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। प्योर मतलब प्योर। गुरनूर समझ नहीं आया? पक्का? इसी को ही आप बोलते हो राउल्ट्स लॉ। आपने शायद निकाल लिया होगा यहाँ पे वैल्यू डाल के। यस सर। कर लोगे? पक्का कर लोगे? चलो, अब आप लोगों को बनवा रहा हूं ग्राफ, बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने राउल्ट्स लॉ के बारे में आपको क्या बोला था कि इट इज एप्लीकेबल ऑन टू मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाए, सीधी सी बात है। मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स। मान लेते हैं हम लोग कि एक जो ये ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं फर्स्ट वाले का वेपर प्रेशर, यहां मैं ले रहा हूं कंपोनेंट नंबर 1, यहां मैं लूंगा कंपोनेंट नंबर 2। अगर आप P से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं C1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं C2 ले लेता हूँ। फिर अब पॉइंट ना ध्यान से समझना, अगर राइट साइड, ये प्योर का है, किसका है ये वाला कंपोनेंट 1 प्योर का, ठीक है। अगर ये प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा है और इधर भी प्योर का ही वेपर प्रेशर है और इसका वेपर प्रेशर कम है, इट मींस जो कंपोनेंट होगा वो C1 इज मोर वॉलेटाइल देन C2। एक ही चीज सिखाई है सर आपने कि जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसका मतलब उसका उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये प्योर के है ना, क्या कह रहा हूं, प्योर के। प्योर का अगर ये वाला कंपोनेंट, अगर आपको ग्राफ दिया हो पेपर में और आपको ऐसे पूछा गया हो दोनों कंपोनेंट्स ऐसे लिख के कि विच वन इज मोर वॉलेटाइल, आप क्या देखोगे कि इसका प्योर का वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, उसको क्या बोल दोगे? वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है। समझ आ रही है नहीं आ रही? यहां पे मैं ले रहा हूं, इस जगह पे मोल फ्रैक्शन है, यहां पे मैं ऐसे करता हूं, यहां x1 लिख देता हूं, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, x2 लिख देता हूं। अरे अगर यहां पे कंपोनेंट 1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तभी तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सोच लो। सर रिपीट करना, क्या बोला था आपने? कुछ भी नहीं। इस पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है? इस पॉइंट, सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है? बोलो सर,
बोलो। सर अभी उस पर प्रेशर लगा नहीं हुआ है, मतलब अभी वो प्रेशर लगेगा इसके बाद। अभी वो नॉर्मल फॉर्म में पड़ा हुआ है, लिक्विड जो भी लिखा हुआ है, जो शुरुआत की फॉर्म होती है। अभी वोलेटाइल होना शुरू नहीं हुआ है, मतलब अरे कंपोनेंट वोलेटाइल ही है। अभी मतलब भाप नहीं बनना शुरू हुआ है सर, मेरी भाप भाप नहीं है। भाप क्या भाप थोड़ी होती है ये बोलो। हाँ। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है यार? प्योर है, प्योर यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? 1 है 2 है? बने। इस लाइन पे मेरे को बता दो जल्दी से। कंपोनेंट नंबर x2 की वैल्यू तो ठीक है। बात खत्म है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 हैगी नहीं, मतलब कंपोनेंट 2 अभी हमने यहां इस पॉइंट पे डाला ही नहीं है। तो यानी कि x1 क्या हो गया? मैक्सिमम, यानी x1 प्लस x2 कितना होता है 1। x2 अगर 0 है तो x1 की वैल्यू वहां से क्या आ गई? इतना मैथ तो समझते हो? बोलो, क्लियर है? इस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम है? कंपोनेंट 2, यानी कि मैक्सिमम क्या है? यहाँ पे x1 है, कहीं दिख रही है आपको x1? नो सर। इस पॉइंट पे प्योर है, इस पॉइंट पे ही है। बोलो, जैसे जैसे आपने दूसरा कंपोनेंट डाला, इसकी अमाउंट क्या होगी कम, और इसकी क्या होगी बस मैं 10% का इंक्रीज करूंगा। 0.1 0.3 0.4 5 0.6 0.7 0.8 9। बोलो, अरे इसको कंफ्यूज मत करना, ये x2 है, याद रखना। x2 यहाँ पे 1 आ रहा है, देख लो 100% हो गया। ये चीज x1, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.9। यहाँ मैंने 0.1 ले ली, जब तो ही बोला सर, 0.9 बोला। 0.8 आपने एक चीज देखी है क्या? हाँ, वैल्यू क्या हो रही है? इज द डिक्रीज x1 की डिक्रीज हो रही है। शायद तकलीफ ना हुई हो। ओरिजिनल चीज इतनी थी, तुमने इम्प्योरिटी डालते गए, घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई। अल्टीमेट यार मेरा पॉइंट समझो, 0.9 और 0.1 पे यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा था, बस आपने ग्राफ ही तो जोड़ा है। ये ग्राफ कभी भी ऐसे मत बना देना, पहले बता रहा हूँ। पेपर में तो तुम बनाओगे ऐसे भी, सर हमें समझाया तो हुआ ही है, समझ रहे हो मेरा पॉइंट? एक्चुअली ये ग्राफ कैसे बनता है? ऊपर से नीचे आता है, और यहां पे भी क्या होगा, ऐसे आएगा। ऐसे मत कर देना, कैसे नहीं करना सर? ऊपर से नीचे लाना है, नीचे से ऊपर नहीं लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीज ओरिजिनल थी, प्योर थी, प्योर में तुमने इम्प्योरिटी डाली, घटता गया घटता गया घटता गया। ये भी अपनी सेंस में तो ये भी प्योर थी, तुमने इधर डाला डाला डाला, ये वैल्यू क्या कर गई? डिक्रीज। ठीक है, अब मैं कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को आपस में क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। एक बात बताओ मेरे को, ये कंपोनेंट 1 है, इसका मतलब शायद P1 इज इक्वल टू P0 1 और x1 नहीं था, यही था। यहाँ पे क्या आएगा, ये कंपोनेंट 2 की लाइन है, P2 इज इक्वल टू P0 2 डॉट x2 ही था। ये क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज P1 प्लस P2। रिपोर्ट ओके? हाँ जी, बोलो यार। ठीक है।
दोबारा सोच लो। ओके रिपोर्ट गुरनूर आगे शैवांशु those solutions which obey Raoult's law, those solutions which obey Raoult's law are called ideal solutions. बेटा P1 होता है पार्शियल प्रेशर, P0 होता है उसका प्योर का वेपर प्रेशर और X होती है उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यही अगर मैं आपको बोल दूं कि फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो अगर आप फाइंड कर सकते हो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले तो Y से। Y1 लिखा जाएगा, अगर कंपोनेंट 1 की बात कर रहे हो आप लोग तो क्या लिखा जाएगा, P1 लिखा जाएगा और अपॉन में क्या लिखा जाएगा, PS लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन में P1 प्लस P2, और इलेबोरेट करें तो आपका क्या आएगा, P01 डॉट x1 अपॉन में P0 डॉट 1 x1 प्लस P0 डॉट 2 x2। ये होती है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और यही अगर मैं वैसे नॉर्मल मोल फ्रैक्शन की बात कर लूं तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, मोल फ्रैक्शन आप कैसे फाइंड करोगे, P1 अपॉन मेरे हिसाब से P01 या नहीं, क्योंकि आप ये देखो अगर इसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है इसको आप कहां ले जाओगे, नीचे नीचे ले जाओगे। लेकिन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय Y, और वो क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट जिसकी फाइंड करना चाहते हो अपॉन में टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओपन भी करके दिखा दिया। हाँ जी, ये अभी इसमें बताना भी है कुछ, ये पहले नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नीट और जेई वाले 2016, 17, 18, 21 लगातार क्वेश्चन। वेपर प्रेशर अगली हेडिंग डालोगे आप, वेपर प्रेशर अगली हेडिंग डालोगे आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। पहले क्या था, लिक्विड इन लिक्विड, अब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। As we know, solid solutes are non-volatile. अब ना एक चीज ध्यान से देखना, ये आपने क्या किया है, एक लिक्विड ले लिया, इसमें आपने क्या डाला, इसमें आपने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया अपना, क्या डाल दिया, सॉल्यूट। और सॉल्यूट कौन सा डाला है, सॉलिड डाला है। ठीक है,
आप क्या करोगे, पहले इस अकेले लिक्विड को बॉईल करके देखो, लिक्विड को, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गए, यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब ये ना नीचे से उठ के बुलबुले ऊपर आ गए आगे, ठीक है। Yes. ये इसका वेपर प्रेशर था। अब तुमने क्या किया, अब तुमने डाला सोल्यूट, अब तुमने क्या डाल दिया, सोल्यूट, और वो भी कौन सा, सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल। अब तुम करो हीट इसको, तुम हीट करके देखो, अगर हीट करोगे तो इस वाली जगह से पानी उठ जाएगा, इस वाली जगह से भी उठ जाएगा, इस वाली, यहां पे क्या आ गया, भार आ गया। इस जगह से क्या वाटर मॉलिक्यूल्स वहां तक पहुंच पाएंगे? ठीक है भाई। बेसिकली तुम लोगों ने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, ना उड़ने वाली चीज डाल दी है, यहां उड़ने वाली चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तुमने उसके ऊपर ना उड़ने वाली चीज डाल दी है, और तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब जो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करेंगे ऑन द सरफेस, क्या वो कम नहीं हो जाएंगे इसके मुकाबले? इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट है यार, उड़ने वाला था सारा सौदा पत्ता, इसमें तुमने क्या डाल दिया, मोटे मोटे पत्थर डाल दिए। समझ रहे हो मेरा पॉइंट तुम लोग? अब जो इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो स्ट्राइक करेंगे अपॉन द सरफेस, वो क्या हो गए, कम। पहले प्रेशर ये था, अब प्रेशर ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम हो गया कम लगेगा। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्यूशन, addition of non-volatile solute in solution reduces the escaping tendency of solvent molecules into the vapor phase, which ultimately decreases the number of solvent molecules striking up the surface, number of solvent molecules striking up the surface decreases, which decreases the vapor pressure of solution, अब आपको ये चीज समझ आ गई। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट तुम डाल रहे हो तो प्रेशर क्या करेगा, अल्टीमेटली सॉल्यूशन का इंक्रीज। अगर तुम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल रहे हो तो क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ दोनों वो बना लो, डायग्राम बना लो, याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल जो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पे, वो क्या करेंगे, डिक्रीज, तो कम प्रेशर अप्लाई होगा। अब अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बोलो, क्लियर है?
ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आता है 1.5 नंबर का या 2 नंबर का, प्रूव करना आता है ये आपका क्वेश्चन। डिस्क्राइब राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? पी नॉट प्योर के इनटू में उसकी मोल फ्रैक्शन के। बोलो, यही होता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। नाउ if the gas is solute, and the solvent is liquid, so according to हेनरीज लॉ, अरे हेनरी लॉ किस पे बेस्ड था याद करो, जब आपने गैस एंड लिक्विड बनाया था सॉल्वेंट में, जब आपने गैस को अंडर हाई प्रेशर क्या कर दिया था? सील कर दिया था। तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाता था? KH x के ही तो बराबर हो जाता था। एक ही बात कर, ये लगा दो। यानी देखो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, अपना मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, बस पी नोट किसके बराबर आ गया है? प्योर वाला वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया है? KH के बराबर आ गया। ये ही चीज आप लोगों ने डिस्क्राइब करनी थी बस। ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि दोनों के दोनों एक अपना डिसिमिलर किस में है? बस कॉम्पोनेंट इसमें अपना कांस्टेंट KH इज द हेनरी कांस्टेंट और P नॉट इज द राउल्ट्स कांस्टेंट। बस उसने अपना कांस्टेंट दिया, इसने अपना कांस्टेंट लगा दिया, बाकी सारी चीजें देख लो सही है। बोलो। यस सर। सोच लो यार। हो गया बोलो 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 बोलो। क्लियर है? सर। इसका मतलब क्या है? मतलब अब इसका नोट बना के लिख लो। इनफरेंस क्या है इससे? If the solute obeys Henry's law, if the solute obeys Henry law, then the solvent obeys Raoult's law. क्या हो गया? समझ गया सर। हमें समझ नहीं आया सर मैंने समझ गया। पक्का? पक्का सर। सिमिलैरिटीज क्या क्या है इसमें? सिमिलैरिटीज बिटवीन हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। सिमिलैरिटीज बिटवीन हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। बोथ अप्लाई टू द वोलेटाइल कंपोनेंट। सिमिलैरिटी में लिखना है सर 2 सेकंड तो सिमिलैरिटी किस किस में क्या क्या है? दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट पे क्या है? एप्लीकेबल है। और दूसरी सिमिलैरिटी क्या है? दोनों यही बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के, विद देयर डिफरेंट कांस्टेंट्स। बस और क्या बोला इन्होंने? कुछ भी नहीं बोला। दूसरा क्या था? डिसिमिलैरिटी क्या है? दोनों के कांस्टेंट्स अलग अलग हैं बस। अब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है सॉल्यूशंस के नाम पे। Those solutions which obey Raoult's law is called as ideal solution. तो नॉन आइडियल की क्या बनेगी? Those solutions which does not obey Raoult's law. लिख लो ये वाली लाइन।
राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है जहां पे आप लोगों ने लिखा हुआ है व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस ना, लिखो वहां पे उसके बाद under all conditions of temperature and pressure, under all conditions of temperature and pressure, ठीक है। Under all condition of टेम्परेचर एंड प्रेशर। यार क्या हो गया आप लोगों को, पर मैं नहीं ये समझा। स्लो भी हो गया आप लोग सारे। ये तो बोल नहीं रही है, इसको पता नहीं क्या हो गया है। आपने क्या होगा समझ नहीं आ रहा इसको उड़ाओ नहीं। क्वेश्चन दे क्वेश्चन दे दो फिर देख लो क्वेश्चन या थ्योरी। नहीं नहीं सर, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। हाँ ऐसे नहीं। चलो समझ लो आइडियल सॉल्यूशन बढ़िया चीज बताता हूँ आपको। टॉपिक खत्म हो गया। मान लो आपने 20 ml कोई सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे भी क्या किया आपने 20 ml सॉल्यूशन लिया। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया ना, यहाँ पे बना 40 ml। हाँ या ना, क्या किया आपने 20 ml वो 20 ml दोनों को डाल के 40 बनेगा और क्या बनेगा। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे 40 से ज्यादा भी आ सकता है आंसर और 40 से कम भी आ सकता है और इक्वल टू 40 ml भी आ सकता है। ये याद रखना। कैसे, मान लो तुमने कोई ऐसी चीज डाली, यहाँ पे 20 ml डाली, यहाँ पे 20 ml डाली। आपने कभी ये देखा है जब आप एसिड के अंदर पानी डालते हो तो बीकर जो है गर्म हो जाता है, कभी तो करके देखा होगा सर होता है ना। गर्म हो जाता है मतलब वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक। हीट क्या आई बाहर, कुछ ना कुछ क्या हो गया, घट गया। तो असली चीज अपने को क्या मिलेगी, घटी हुई मिलेगी। हो सकता है कि हम लोग कोई 20-20 ml मिक्स करें और कोई चीज बढ़ भी जाए। अभी लेमन लैंग्वेज में समझो इसको, फिर एग्जांपल पे भी आऊंगा। पहला तो एग्जांपल वैसे ही दे दिया, दूसरे वाले में क्या करना है, आपने जूस डाली, आपने कोई चीज बढ़ भी जाए। ये सच होता है, फिर 2 से 2 + 2 5 होता है, ये सच हो जाएगा, आज देखना। ठीक है, या तो 40 के बराबर आए, या फिर 40 से कम आए, या फिर 40 से ज्यादा आए। लेकिन इस केस में अगर आप डेल्टा वी मिक्सिंग निकालोगे, मिक्सिंग का क्या मतलब होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितनी बनी है 40 माइनस इनिशियल कितनी ली थी आपने 20 माइनस क्या लिखी 20, आंसर क्या आया 0। यानी जब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी 0, यानी कि सब कुछ आइडियल हुआ है। तुमने 20 ली थी, 20 डाली, 40 बनी, आइडियल सब कुछ हुआ। इनमें क्या होगा, जब तुम 20 ml लोगे प्लस 20 ml तुम लोगे तो हो सकता है 41 बन जाए, हो सकता है 39 ml बन जाए। ठीक है, इन वाले केसेस में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। इस वाले में क्या आएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। बोलो 39 माइनस 20 माइनस 29 माइनस का 1, इधर क्या है प्लस का 1, यानी यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव कब आती है, जब आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। यार अगर नॉन आइडियल कंडीशंस हैं तभी ये चीज बनेगी। नॉन आइडियल कंडीशंस, ये दोनों केसेस ही नॉन आइडियल के हैं। एक है विद पॉजिटिव डेविएशन, एक है नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। एक तो सॉल्यूशन बन गया जो आइडियल है, जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आई है 0। ठीक है, वो तो क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन। जो दूसरा सॉल्यूशन है, हो सकता है उसमें क्या हो जाए 40 से ज्यादा बन जाए, तो उसको आपने क्या बोलना है, या ज्यादा और कम बनने वाला केस नॉन आइडियल का होगा हमेशा।
अगर ज्यादा बन रही है तो नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम बन रही है तो नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। पक्का? मैं यहां लिखता हूं सोल्यूशन, यहां लिखता हूं मैं आइडियल, यहां मैं लिखता हूं नॉन आइडियल, यहां मैं लिखता हूं नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, यहां मैं लिखता हूं नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यहां पे एक चीज प्रूव करवाई है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी? 0। यहां पे क्या होगी? डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी? पॉजिटिव। यहां क्या होगी? डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। बोलो। ओके सर। यहां पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हुई, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगी? 0। यहां पे देखना है डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या होगा, तो यहां देखना है डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या होगा। एक बात सोचो, जब आपका नेगेटिव डेविएशन आया, क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन का मतलब वॉल्यूम क्या बनी? कम कुछ क्या आया बाहर। तो डेल्टा एच आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी। क्या? चेंज इन एंथैल्पी। बताओ। सिस्टम से लग रहा है लेयर। हाँ तो होगी नेगेटिव। नेगेटिव होगी ना। यानी कि मैंने बोला था आपने एसिड और ना पानी को सपोज करो मिक्स किया। अभी एग्जांपल्स नहीं है आपके पास, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ दोनों में आपने डाला डेल्टा एच क्या आई? नेगेटिव, यानी कि कुछ हीट क्या हुई? रिलीज हुई, और इसमें कुछ हीट क्या हुई होगी? ऐड हो जाएगी। तो ये क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। राउल्ट्स लॉ इसके टाइम पे कैसा दिखेगा? राउल्ट्स लॉ क्या होता है? Ps इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आया, जब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आया तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो Ps इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ओरिजिनल वाला कंपोनेंट का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू P नॉट ए डॉट एक्स ए। ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। बोलो। इसी का ही आगे लिख रहा हूं यहां पे, इसके आगे। तो Ps ग्रेटर देन Pa प्लस Pb। प्योर का क्या हो जाएगा? फिर प्योर का कम हो जाएगा, यानी पार्शियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। देखो इसमें क्या हुआ था? वॉल्यूम बढ़ गई थी, वॉल्यूम बढ़ गई थी, यानी प्रेशर को क्या होना चाहिए? प्योर वाले को, प्योर वाले को कम होने, इसको क्या हो जाएगा? बोलो, सोच लो यार एक बार। सेम ही उल्टा कर दूं अब इसका। Pa लेस देन P नॉट ए डॉट एक्स ए, Pb लेस देन P नॉट बी डॉट एक्स बी, Ps is less than Pa plus P। बोलो। और इसकी डेल्टा भी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। क्लियर है? ये नोट कर लो जल्दी से, फिर मेरे को ग्राफ बनवाना है आपको।
उसका ऑपोजिट ठीक है। अगर आपको याद हो ये ग्राफ किसका है, आइडियल का। सब सही चल रहा है, पीएस ठीक है, ये आइडियल है। विद पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, पीएस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू P1 प्लस P2, यानी जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, इससे ज्यादा। पॉजिटिव में सब ज्यादा होगा यार, ठीक है। कहने का मतलब P2 क्या हो गया, इस वैल्यू से ज्यादा, P1 क्या हो गया, इस वैल्यू से ज्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है पीएस भी क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से ज्यादा। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या होएगी, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। सब कुछ घट गया था, याद करो। नेगेटिव में सब ये इसमें आ गया और यही चीज आ जाएगी, सर इसी में। ठीक है ठीक है। बीच वाला आप लोग चाहे अलग अलग बना लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सारे के सारे ग्राफ्स आप लोगों ने नॉर्मल बनाए थे उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दिया आप लोगों ने, देख लो। और नेगेटिव वाले केस में नीचे, इसमें ऊपर। नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सर भी आ गया। तो समझ आ गया जी।